बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। रात आगे बढ़ रही थी। रात के घुप अंधेरे में मैं तन्हा काम करने में मसरूफ थी। मुझे आसपास की कोई खबर न थी क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करना चाहती थी। जब मैं घर से बाहर निकली थी तो मुझे अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। अपने खेतों में पहुंचने तक मैं खौफ से थर थर कांप रही थी। लेकिन अगर मैं हिम्मत हार जाती तो अब्बा शायद बीमारी से तो मुकाबला कर लेते, लेकिन भूख से मुकाबला करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा था। फालतू पत्ते उठाए और जड़ी बूटियाँ उखाड़ कर मैंने एक साइड पर रखी और फिर उन्हें सब्जी और फसल से दूर फेंक दिया। जूते के बगैर तेजी से मैं काम कर रही थी। काम करने के दौरान मैं मुसलसल अपने हालात के बारे में भी सोच रही थी। ये फैसला करते हुए मैंने बहुत बार सोचा था कि मुझे खेतों में काम करना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर मैं बर वक्त फैसला ना करती तो बहुत नुकसान हो जाता और अब्बा सेहतमंद होने के बाद भी वो नुकसान पूरा ना कर सकते थे। अचानक ही मुझे खुसर फुसर की आवाज़ सुनाई दी तो मैं दुबक कर बैठ गई। अंधेरे में पहचानना मुश्किल था कि रात के इस पहर कौन है जो आराम करने के बजाय घर से बाहर घूम रहा है। कुछ देर गुजर गई लेकिन कोई दिखाई ना दिया। मैं दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। अब मेरे दिल में खौफ बैठ चुका था क्योंकि मैं कोई बहुत बहादुर लड़की नहीं थी। अम्मा के बगैर कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी, लेकिन अब रात के अंधेरे में मुझे खेत में काम करना पड़ रहा था क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे अच्छी तरह से इल्म था कि जब से अब्बा बीमार हुए थे हमारे क्या हालात थे। खेत के किनारे पर बैठकर मैं कुछ देर सांस लेने के लिए रुकी तो कुछ दिन पहले का वो वक्त भी याद आ गया जब अब्बा बहुत बीमार थे और हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। शाम का वक्त हो चुका था। हकीम साहब अब्बा को दवा देने के बाद जा चुके थे। अब्बा आंखें बंद किए अपने बिस्तर पर दराज थे और अम्मा अब्बा जी के करीब ही बैठी थी। मैं पुराने तर्ज के बने हुए छोटे से किचन में खड़ी इधर उधर देख रही थी। किचन के एक कोने में सूखी लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। हकीम साहब ने अब्बा को दवा खिलाने का कहा था, लेकिन इससे पहले कुछ खिलाना जरूरी था। खाली किचन देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब्बा को बीमारी के दौरान अच्छी खुराक की जरूरत थी, लेकिन हमारे घर तो एक वक्त का खाना भी नहीं था। मुझसे छोटा भाई अहमद एक टांग से माजूर था, अभी बच्चा था और कोई काम भी नहीं कर सकता था। अब्बा ही सारा घर संभाल रहे थे। पिछले 15 दिन से वो बिस्तर पर जा लगे तो हमारे घर का सारा निजाम ही दरहम भरम हो गया था। अब्बा की थोड़ी सी जमीन थी जिस पर मौसम के मुताबिक फसल और सब्जियां काश्त करते थे। लोग ताज़ा सब्जी बहुत शौक से खरीदते और हमारी भी गुजर बसर हो जाती। जमीन के कुछ हिस्से पर फसल काश्त करते थे ताकि अनाज की ज़रूरत भी पूरी हो जाए। अम्मा तो बहुत परेशान थी। इस बार फसल की कोई हिफाजत नहीं की जा रही थी और ना ही वक्त पर पानी लगाया जाता था क्योंकि अब्बा बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और अम्मा भी जोड़ों के दर्द में मुब्तला थी। ऐसे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अम्मा से नज़र बचाकर मैं घर से बाहर निकल आई। मेरा रुख खाला के घर की तरफ था। उस वक्त उनके अलावा मुझे कोई सहारा दिखाई ना दिया था। अहमद भी कई बार मुझसे खाना मांग चुका था और उसे तसल्ली देने के सिवा मैं और क्या कर सकती थी। खाला ने मुझे देखा तो परेशान हो गई। सवेरा शाम हो रही है, बल्कि अब तो अंधेरा फैलने लगा है, तुम अकेली क्यों आ गई हो? मुझे देखते ही खाला ने जल्दी से पूछा। इस वक्त बहुत जल्दी में थी, अपने साथ किसी को नहीं ला सकती थी, इसलिए शाम और अंधेरे की परवाह ना की। जल्दी से मैंने जवाब दिया, खुदा खैर करे, तुम्हारे अब्बा की सेहत तो ठीक है ना? खाला ने जल्दी से पूछा, बस आप दुआ कर दें वो जल्दी से ठीक हो जाएं। अभी तो हकीम साहब उनके लिए दवा देकर गए हैं जो उनको खिलानी है, लेकिन वो भूखे पेट नहीं खा सकते और आप तो जानती हैं कि इस वक्त घर के हालात क्या हैं। कमाने वाला ही बिस्तर पर पड़ा हुआ है। दुखी लहजे से मैंने सर झुकाकर कहा, अरे सवेरा बेटी, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं जानती हूँ सारे हालात मेरे इल्म में है। मैं तुम्हें आटा भी दे देती हूँ और कुछ खाने पकाने के लिए भी। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान ही मुश्किल वक्त में इंसान के काम आता है। खाला ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। मैं जानती थी खाला खुद मुश्किल में पड़ के भी मेरी मदद ज़रूर करेंगी, इसलिए मैं उन्हीं के पास सबसे पहले आई थी। खाला ने मुझे एक शॉपर में सब सामान डाल कर दिया। बेटा, मैं तो बहुत परेशान हूँ, खुदा जानता है क्या बनेगा। भाई साहब तो बीमार होकर बिस्तर पर लेट गए हैं,
जबकि इस बार आपकी ज़मीनों की देखभाल भी नहीं की जा रही तो फसल क्या होगी? हम ज़मींदारों का सारा निज़ाम ही फसल पर चलता है। खाला ने फिक्रमंदाना अंदाज से कहा, मैं भी यही सोचती हूँ और बहुत परेशान हूँ। अहमद बहुत छोटा है और एक टांग से भी मासूर है। आप ही बताएं कि क्या होगा। खाला की तरफ देखते हुए मैंने भी फिक्रमंदी से पूछा। मैं उनसे मशवरा लेना चाहती थी कि हमें अब क्या करना चाहिए। बेटी, काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। अब तुम ही हो जो हिम्मत करो और अपने बाप का बेटा बन जाओ। सब्जियां खराब हो रही हैं। कल मैंने तुम्हारे खालू के साथ मिलकर उन्हें पानी लगाया था, लेकिन तुम जानती हो कि हम इन जमीनों का उस तरह से ख्याल नहीं रख सकते जिस तरह से तुम्हारे अब्बा रखते थे। उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए खाला ने कहा। उनका मशवरा सुनकर मुझे हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी कि अब इन खेतों में मुझे काम करना पड़ेगा ताकि घर का खर्चा पूरा किया जा सके। दिन के वक्त खेतों में काम करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि हर तरफ खेतों में लोग काम कर रहे होते थे और ज्यादातर मर्द हजरात ही खेती बाड़ी करते थे। औरतें घरों में रहकर घरों के काम करती थीं। ऐसे में मर्दों के साथ खेतों में काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। जब तक अब्बा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाते, मैं खुद ही काम किया करूंगी। रात का खाना सबको खिलाने के बाद मैंने अम्मा को कमरे में बुलाया और उन्हें बताया कि आज रात होते ही मैं अपने खेतों में चली जाऊंगी और वो काम करूंगी जो अब्बा किया करते थे। अम्मा मेरी बात सुनकर परेशान हो गई। वो नहीं चाहती थी कि मैं रात के अंधेरे में घर से बाहर जाऊं। बेटी, किसी भी लड़की का रात के अंधेरे में घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। अम्मा ने फिक्रमंदी से कहा। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसूंगी। मैं किसी गलत काम के लिए घर से बाहर नहीं जा रही। मेरा मकसद नेक है तो मेरी मदद भी अल्लाह करेगा। अम्मा को तसल्ली देते हुए मैंने कहा। वो मुझे इजाजत तो नहीं दे रही थी, लेकिन मना भी नहीं कर रही थी। घर के हालात उनके सामने थे। जब मैं घर से बाहर निकली तो अम्मा आंसू भरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। वो मेरे साथ ही आना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। अब्बा की सेहत ठीक नहीं थी, अम्मा ही उन्हें संभालती थी। अगर रात में उन्हें कोई तकलीफ हो जाती तो अम्मा के गैर मौजूदगी में उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। मैं खेतों में काम करने की आदी नहीं थी। अब बहुत थक चुकी थी, इसलिए वापसी की राह ली। मैं कोशिश करती थी कि ऐसे रास्ते से घर जाऊं जिस रास्ते पर मुझे कोई देख न सके। जब मैं अपने घर के छोटे से लकड़ी के कमजोर दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो अम्मा मुझे सहन में ही खड़ी दिखाई दी। वो मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थी, इसलिए उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। शुक्र है खुदा का कि तुम घर वापस आ गई, मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। अम्मा ने जल्दी से कहा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं काम करने के लिए गई थी और अपना काम करके वापस आ गई हूँ। अम्मा को तसल्ली देते हुए मैंने कहा। तुम तो बहुत थक गई होगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी प्यारी बेटी को ऐसे काम करना पड़ेगा। अम्मा ने दुखी लहजे से कहा। वो दुख की कैफियत में थी और मैं उनकी कैफियत को समझ रही थी। हर माँ की तरह अपनी बेटी के हवाले से बहुत से ख्वाब देखे होंगे, लेकिन अब्बा की बीमारी ने सब ख्वाब चकनाचूर कर दिए थे। कपड़े तब्दील करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। करीब ही अहमद की चारपाई थी। उसकी खुली हुई आंखें देखकर मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। तुम अभी तक जाग रही हो? हैरान होते हुए मैंने अहमद से पूछा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अहमद ने मुख्तसर जवाब दिया। वो भी अम्मा की तरह फिक्रमंद था। उसकी फिक्रमंदी पर मुझे बहुत प्यार आया। गांव के लोग सुबह सवेरे ही उठने के आदी होते हैं, इसलिए सुबह का उजाला फैलने से पहले ही खेतों में पहुंच गए। अब्बा के खेतों को हर कोई हैरत से देख रहा था, क्योंकि सब लोग जानते थे कि अब्बा तो बीमार हैं, इसलिए ये मुमकिन नहीं था कि वो खेतों में जाकर काम करते। खाला जब हमारे घर आई तो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये काम मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। मुझे गले से लगाकर बहुत तसल्ली दी कि बहुत जल्द सब हालात ठीक हो जाएंगे। तुमने मेहनत से घबराना नहीं है। गांव के लोग ना सिर्फ सुबह सवेरे उठने के आदी होते हैं, बल्कि वो रात को भी जल्द सो जाते हैं। गांव पर खामोशी छाई तो मैंने अम्मा से इजाजत ली और घर से बाहर निकल आई। दरख्तों की ओर से छुप छुप कर चलते हुए मैं अपने खेतों तक पहुंची और काम में मसरूफ हो गई। काम करने के दौरान मैंने सर उठाकर देखा तो हैरत और खौफ से मेरे कदम अपनी जगह पर जम गए, क्योंकि खेत के किनारे पर मुझे एक शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया।
रात ज्यादा अंधेरी नहीं थी। चांद की रोशनी में मैंने एक अजनबी शख्स को देखा तो घबरा गई। पलक झपकते ही वो शख्स मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मैं हैरत और खौफ से देख रही थी। मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरा वहम था, यहाँ पर कोई नहीं था। दिल तो खौफ के मारे तेजी से धड़क रहा था। अपने खौफ पर काबू पाते हुए एक बार फिर काम में मसरूफ हो गई। धड़कते दिल के साथ मैं तेजी से काम करने में मसरूफ थी। गहरी खामोशी में घंटियां बजने की आवाज़ मेरे करीब से आ रही थी, जिन्हें सुनकर मैं घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। हल्की हल्की चांदनी में देखने की कोशिश कर रही थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ सुनाई देना बंद हुई तो लरजते हाथों के साथ दोबारा काम की तरफ मुतवज्जो हो गई। एक बार फिर घंटी की आवाज़ सुनाई दी। खौफ के मारे मेरा सारा बदन कांपने लगा। काम छोड़कर मैं अपनी जगह पर खड़ी हो गई और गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगी। मुझे अपने बिल्कुल करीब एक बैल खड़ा दिखाई दिया। रात के इस पहर बैल को देखकर मैं डर गई। मैंने अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश की। मैं चीख कर किसी को अपनी मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। खौफ के मारे सारा बदन कांप रहा था। मेरे हाथ में जमीन खोदने का औजार था, जो खौफ के मारे हाथ से नीचे गिर चुका था। हिम्मत जमा करते हुए मैंने उस लोहे के बने हथियार को हाथ में उठा लिया। मेरा ख्याल था कि ये बैल जो कि रात के इस पहर मेरे सामने खड़ा है, ये अपने मालिक की बेखबरी में घर से बाहर निकल आया होगा और अब लोगों की खेतों में आवारा फिर रहा है। हो सकता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अपने आप को बचाने के लिए मैंने लोहे का हथियार उठाया था, लेकिन अचानक ही एक हैरानकुन वाक़या रोनमा हुआ जिसने मुझे बहुत खौफजदा कर दिया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। चंद लम्हे पहले तो बैल बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था, लेकिन एक लम्हे में ही वो मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। न जाने कहाँ चला गया था। जहाँ तक नजर जा सकती थी मैं उसको देखने लगी, लेकिन वो तो कहीं दिखाई ना दिया। खौफजदा दिल के साथ मैंने दोबारा अपनी तवज्जो काम की तरफ लगाई, लेकिन अब मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था। बेहतर यही था कि मैं इस वक्त घर चली जाऊं। मैंने वापसी की राह ली। तेज तेज कदमों से घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ी। मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ले दे के मैंने पीछे मुड़कर ना देखा। घर के छोटे से दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो आज भी अम्मा बिल्कुल दरवाजे के सामने ही बैठी थी। मैं जानती थी कि अम्मा ने मुझे इस हाल में देखा तो परेशान हो जाएंगी और दोबारा कभी मुझे घर से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं देंगी। लंबे लंबे सांस लेते हुए मैंने खौफ के असर को ख़त्म करने की कोशिश की, ताकि मेरे चेहरे को परेशान देखकर अम्मा फिक्रमंद ना हो। अपनी इस कोशिश में मैं किसी हद तक कामयाब हो गई थी। शुक्र है खुदा का कि तुम खैरो आफियत से वापस आ गई हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। तुम्हारे अब्बा भी नाराज़ हो रहे थे कि रात के इस पहर तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। मुझे देखते ही अम्मा ने शुक्र अदा किया और फिक्रमंदाना अंदाज से अब्बा के बारे में बताया। आप फिक्र ना करें, मैं खुद अब्बा से बात कर लूँगी। अम्मा को तसल्ली देते हुए कहा। अब्बा उस वक्त गहरी नींद में सो रहे थे। ये भी अच्छा था कि वो सो रहे थे। अगर मुझे इस हाल में देखते तो बहुत परेशान हो जाते। सबसे पहले लोग अपने खेतों में काम करने के लिए जाते तो अब्बा की खेती देखकर हैरतज़दा रह जाते, क्योंकि कोई भी इस बात से वाकिफ नहीं था कि मैं रात के अंधेरे में अब्बा की जगह पर काम करती हूँ। बिस्तर पर लेटते ही मुझे वो बैल याद आ गया जो रात के अंधेरे में न जाने कहाँ से चलते हुए मेरे करीब आकर खड़ा हो गया था। उसके बारे में सोचते हुए इस वक्त भी मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मैं सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद तो सुबह हो जानी थी। दिन में आराम करने का वक्त बहुत कम मिलता था, इसलिए मैं कोशिश करती थी कि कुछ देर आराम कर लूं। मैं उस वक्त सो जाना चाहती थी। सोने के लिए आंखें बंद की तो अचानक ही चेहरे पर कोई सख्त चीज लगी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। अभी तक चेहरे पर कोई चीज टकराने का एहसास हो रहा था। मैं वो चीज तलाश करने लगी जो चेहरे पर लगी थी। अंधेरे में बिस्तर पर टटोलते हुए मेरा हाथ किसी नर्म चीज से टकराया। जल्दी से मैंने वो चीज उठा ली और अपनी आंखों के सामने किया तो हैरतज़दा रह गई, क्योंकि वो कोई खतरनाक चीज ना थी बल्कि एक खूबसूरत गुलाब का फूल था। अचानक से ही ये फूल न जाने कहां से आ गया था। गुलाब की महकती खुशबू एक लंबी सांस लेकर मैंने अपने अंदर उतारी और सिरहाने के करीब फूल रखकर मैं दोबारा लेट गई। कुछ ही देर बाद मैं सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे जहन में फौरन फूल का ख्याल आया जो मैंने अपने तकिए के करीब रखा था। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरे तकिए के करीब तो
कोई फूल नहीं था, बल्कि एक पत्थर पड़ा था। पत्थर को देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि अगर ये पत्थर मेरे चेहरे पर लगता तो इसमें कोई शक नहीं था कि मेरा जबड़ा टूट जाता। इसलिए मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि रात को ये पत्थर मेरे चेहरे के साथ टकराया था। न जाने क्या हो गया है मेरे साथ, ऐसी अजीब व गरीब वाक़यात क्यों रोनमा हो रहे हैं। पत्थर को दूर फेंकते हुए मैंने खुद से कहा। नाश्ता करने के बाद मैं घर के कामों में मसरूफ़ हो गई तो मोहल्ले की चंद ख़वातीन अब्बा की इयादत के लिए हमारे घर आ गईं। अब्बा को बातों की आवाज़ पसंद नहीं आती थी, इसलिए अम्मा ने उन्हें सहन में लगे हुए दरख्त के नीचे चारपाई पर बिठाया और सामने ही कुर्सी रखकर बैठ गईं। वो सब औरतें भी अम्मा से ये पूछना चाहती थीं कि हमारे खेतों की रखवाली कौन कर रहा है, क्योंकि कभी उन खेतों में कोई काम करते हुए दिखाई नहीं दिया था। लेकिन हर रोज़ जड़ी बूटियाँ उखाड़ कर बाहर फेंक दी जाती हैं और तमाम सब्जियों और फसल को पानी भी लगाया जा रहा है। अम्मा ने उनके सामने ला इल्मी का इजहार किया। वो नहीं चाहती थी कि किसी को इस बात की खबर हो कि रात के अंधेरे में उनकी जवान बेटी घर से बाहर जाती है, वरना गांव के लोग न जाने क्या क्या बातें बनाते। अम्मा की ला इल्मी के इजहार ने उन सब ख़वातीन को हैरत ज़दा कर दिया। शाम तक ये बात सारे गांव में फैल चुकी थी। हर शख्स हैरान था कि रात के अंधेरे में कौन खेत में काम करता है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। गांव के लोग खैर मरई और मारवाई मखलूक के बारे में मन घड़त कहानियां बनाने में भी ज़्यादा देर नहीं लगाते, क्योंकि खुली जगहों पर और जहां पर दरख्त होते हैं वहां पर अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक जिन्नात भी पाई जाती है। यही वजह है कि गांव में अक्सर लोग ऐसे मारवाई मखलूक को देखने का जिक्र करते हैं। अब भी लोगों का यही ख्याल था कि मौजज़ाती तौर पर कोई मारवाई मखलूक हमारी मदद कर रही है। मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि गांव के बाकी लोगों की तरह हमारी फसल भी वक्त पर तैयार हो जाए और हमें कोई नुकसान ना उठाना पड़े। रात का अंधेरा फैल चुका था। अम्मा मुझे घर से बाहर भेजते हुए बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि अगर मैंने हिम्मत हार दी तो फिर हमें लोगों से भीख मांगना पड़ेगा। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग हमारी मदद करने से इनकार कर देंगे। ना चाहते हुए भी अम्मा ने मुझे इजाज़त दे दी थी और मैं एक बार फिर कमर बांध कर घर से निकल आई। मैं हमेशा सुनसान रास्ता इख्तियार करती थी, जिस पर मुझे उम्मीद होती थी कि अगर रात के वक्त किसी शख्स की आंख खुल भी जाती तो मैं किसी को दिखाई न दूं। खेत में पहुंचकर मैंने इधर उधर देखा और अपने काम में मसरूफ हो गई। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करती कम था, क्योंकि चांदनी रातें थीं इसलिए मुझे दिखाई देता था, वरना रात के अंधेरे में अगर मैं लालटेन जलाती तो बहुत से लोग मेरी तरफ मुतवज्जो हो सकते थे। काम करते हुए मुझे प्यास महसूस हुई। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आज मैं पानी की बोतल अपने साथ लाना भूल गई हूँ। पानी पीने के लिए खेत के किनारे पर जाकर बैठी तो मुझे याद आया कि आज तो पानी की बोतल उठाना भूल गई थी। प्यास की शिद्दत से हलक सूख रहा था, लेकिन अपना सर पीटने के अलावा मैं कुछ ना कर सकती थी। कुछ देर आराम करने के बाद मैं एक बार फिर से काम में मसरूफ हो गई, लेकिन मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी क्योंकि काम करने के दौरान मैं पसीने से भीग चुकी थी। अचानक ही मुझे अपने करीब ही पानी की बोतल रखी हुई दिखाई दी। मैं हैरत से पानी की बोतल की तरफ देखने लगी। ठंडी ठंडी बोतल हाथ से टकराई तो प्यास की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। जल्दी से खोला और ठंडा ठंडा पानी पीने लगी। उस वक्त मेरे जहन में ये ख्याल भी ना आया कि अचानक से ये पानी की बोतल कहाँ से आ गई, क्योंकि मैं प्यास की शिद्दत से बेहाल हो रही थी। जी भर कर पानी पीने के बाद बोतल का ढक्कन बंद कर दिया और उससे किनारे पर रखने के बाद मैं कुछ देर सस्ताने के लिए बैठ गई। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई शख्स मेरे करीब आकर बैठा है। चांद की चांदनी में देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे अपने बिल्कुल करीब से दो सुर्ख आंखें दिखाई दी, लेकिन इसका बाकी जिस्म नजर नहीं आया तो मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। रात के अंधेरे में दो सुर्ख आंखें देखकर मेरी हालत खराब होने लगी थी। खौफ के मारे दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे अपनी धड़कन अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। पलक झपकते ही वो दो आंखें मेरे सामने से गायब हो गईं। लेकिन अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरे लिए मजीद यहाँ पर काम करना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि खौफ के मारे मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था। करीब था कि मैं ज़मीन पर गिर जाती। कपकपाती हुई टांगों के साथ मैं ज़मीन पर बैठ गई और लंबे लंबे सांस लेकर अपने धड़कते हुए दिल को काबू करने की कोशिश करने लगी। मैं अभी मज़ीद काम करना चाहती थी, क्योंकि अब्बा की लगाई हुई सब्जियां अब तैयार होने के करीब थीं।
अगर मैं उन पर तवज्जो ना देती तो सब तबाह बर्बाद हो जाता। यही तो हमारी आमदन का जरिया था। अपनी कामती हुई टांगों के साथ मैंने एक बार फिर काम की तरफ तवज्जो दी। मैं तेजी से काम करने की कोशिश कर रही थी ताकि अपना काम जारी रख सकूं। अगर रोजाना इसी तरह डर कर मैं घर वापस भाग गई तो फिर ये सब काम कौन करेगा। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। शुक्र था कि उसके बाद कोई ऐसा खौफनाक वाकया रोनमा नहीं हुआ था और मैं अपना काम करती रही। थक कर मैं घर वापस आ गई। हस्बे मामूल अम्मा जाग रही थी। अब तक पूरे गांव में ये मशहूर हो चुका था कि हमारे खेतों में रात के अंधेरे में कोई बूढ़ी औरत काम करती है। उस बूढ़ी औरत के बारे में कोई कुछ भी न जान सका था कि वो कहाँ से आती है और फिर कहाँ जाती है। लोगों की बातें सुनकर मेरे पास हंसने के सिवा और कोई चारा नहीं था। गांव के चंद शरारती लड़कों ने ये देखने की कोशिश की थी कि रात के अंधेरे में कौन काम करता है। मैंने अम्मा का पुराना सा एक सफ़ेद दुपट्टा रखा हुआ था। उस सफ़ेद दुपट्टे की वजह से, शायद दूर से देखने की वजह से, न कोई बूढ़ी औरत दिखाई दे रही थी, या देखने वालों को ऐसा लगा कि मेरे सर पर सफ़ेद बाल हैं, जिसकी बिना पर उन्होंने ये मशहूर कर दिया कि अंधेरे में खेतों में काम करने वाली औरत बहुत बूढ़ी है। सारे गांव में उस औरत के बारे में चहमकोइयाँ हो रही थीं। अम्मा ये बातें सुनती तो परेशान हो जाती। अहमद भी बहुत परेशान और उदास था। यहाँ तक कि अब्बा ने भी मुझे सख्ती से घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। अगर मैं उस वक्त अम्मा के मना कर देने पर खेतों में जाना छोड़ देती तो वो सब्जियाँ जो हमारी आमदन का जरिया थीं, तवज्जो ना मिलने की वजह से ख़त्म हो जाती और हमें फाके करने से कोई भी नहीं रोक सकता था, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादातर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। हर रोज़ हमें खिला नहीं सकते थे। मैंने अम्मा और अब्बा को समझाया कि अगर मैंने हिम्मत हार दी तो हमें फाके करना पड़ेंगे। अब्बा तो फाके करने के लिए भी तैयार थे। मेरे बार बार समझाने और इसरार करने पर अब्बा खामोश तो हो गए थे, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो दिल से राजी नहीं है। मैं चाहती थी कि अब्बा जल्दी से सेहतयाब हो जाएं और दोबारा से पहले की तरह काम करने लगें। इसके लिए ज़रूरी था कि उनका मुकम्मल तौर पर इलाज करवाया जाता और उनके साथ साथ उन्हें अच्छी खुराक भी दी जाती ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सकें। इसलिए मैं इस बात पर राजी नहीं थी कि मैं भी हाथ पर हाथ रखकर घर में बैठ जाऊं। ना मुकम्मल इलाज और ना काफ़ी खुराक की वजह से अब्बा हमेशा के लिए बिस्तर से लग सकते थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अब्बा एक माजूर शख्स के तौर पर ज़िंदगी गुजारें। मैं उन्हें हमेशा सेहतमंद और तवाना देखना चाहती थी, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि बहुत जल्द मैं मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊंगी। मैं अपने बाप का बेटा बनकर उनके लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन इस बात को भूल गई थी कि यहाँ पर औरत के लिए घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। रात के अंधेरे में खेतों में तेजी से काम करते हुए मुझे कहकही की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। ये देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई कि मेरे गांव के दो लड़के बिल्कुल मेरे सामने खड़े थे और मुझे देखकर वो बेहंगम अंदाज में कहकही लगा रहे थे। हम जिसे कोई जिन, भूत या चुड़ैल समझ रहे थे, यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि रात के अंधेरे में फजलदीन के खेतों में एक बूढ़ी औरत को काम करते हुए देखा गया। अब तुम खुद ही देख लो, जिसे आज दिन तक कोई खौफनाक औरत समझ रहे थे, वो तो फजलदीन की अपनी खूबसूरत बेटी है, लंबे कद वाली। नौजवान ने कहकहा लगाते हुए दूसरे से कहा, कैसर, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये तो फजलदीन की अपनी बेटी है, जो रात के इस अंधेरे में तन्हा काम करते हुए भी नहीं घबराती। अरे ये तो हम जैसे लड़कों से भी ज्यादा बहादुर निकली। हम भी रात के वक्त खेतों में तन्हा आते हुए डर जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत बहादुर है। अपने साथी लड़के की हाँ में हाँ मिलाते हुए दूसरे लड़के ने कहा। वो मेरी तरफ बेहुदा नजरों से देख रहे थे। मुझे उन पर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं इस वक्त बिल्कुल अकेली थी और गांव से फासले पर थी। अगर मैं किसी को मदद के लिए पुकारती भी तो मेरी आवाज़ किसी शख्स के कानों तक नहीं पहुंच सकती थी। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। अपने लहजे में एतमाद पैदा करते हुए मैंने सख्त लहजे से कहा। आखिर तुम क्यों घबरा रही हो? अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी मदद कर जाएंगे। एक बार आजमा कर तो देखो, तुम्हारे सब काम करने के लिए तैयार हैं। कैसर नामी लड़के ने आगे बढ़कर एक आंख बंद करते हुए बेहुदा अंदाज से कहा, आगे मत बढ़ना, वरना मैं इस हथियार के साथ तुम पर हमला कर दूंगी। हाथ में पकड़े हुए लोहे के औजार को लहराते हुए मैंने कहा, मैं तो तुमसे बहुत डर गया हूँ। चंद कदम पीछे होते हुए कैसर नामी लड़के ने डरने के अंदाज से कहा। उसके इस अंदाज पर वो दोनों एक बार फिर कहकहे लगाने लगे।
मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला से मदद मांग रही थी कि मुझे अपनी हिफाजत में रखना। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मेरी हिफाजत के लिए पहले से यहाँ पर कोई शख्स मौजूद है। कैसर और उसका बिगड़ा हुआ दोस्त मुझे मुसलसल हरासा करने की कोशिश कर रही थी। मेरी किसी बात का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। शायद वो जो जानते थे कि मेरा बाप बीमार है, बिस्तर पर पड़ा है, मेरा माजूर भाई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो बेखौफ थे। अचानक ही एक अजीबोगरीब वाक़या रोनमा हुआ जिसने ना सिर्फ मुझे बल्कि उन दोनों लड़कों को भी खौफजदा कर दिया। अचानक ही खेत में हवा चलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हवा तेज हुई और फिर उसने किसी तेज तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। इतना तेज और ताकतवर तूफान था कि जमीन पर अपने पांव जमाकर खड़े रहना मुश्किल हो गया। हर चीज उड़ती हुई दिखाई देने लगी। मिट्टी और हवा के तूफान की वजह से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि वो वक्त दूर नहीं जब मैं हवा से उड़ने लगूंगी, क्योंकि मेरे पांव जमीन से उखड़ रहे थे। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन कैसर और उसके दोस्त की चीखने की आवाज़ मैंने सुनी। शायद वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सके थे। हवा के तूफान के सामने वो ज़्यादा देर तक खड़े ना रह सके और फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा थमने लगी। दुपट्टे की मदद से मैंने अपनी आंखों को अच्छी तरह से साफ किया, लेकिन ये देखकर हैरत ज़दा रह गई कि मेरे सामने अब वो दोनों नौजवान मौजूद नहीं थे। न जाने कहाँ चले गए थे। मेरा ख्याल था कि इस तूफान की वजह से सब कुछ बिखर गया होगा, लेकिन उस वक्त तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब हर चीज अपनी जगह पर मौजूद थी। कुछ नुकसान नहीं हुआ था। ये सब बहुत हैरत अंगेज था, क्योंकि इंतहाई ठंडी और ताकतवर हवा जिसके सामने किसी इंसान का खड़ा रहना भी मुमकिन नहीं था, सब फसल अपनी जगह पर लहराती हुई दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि कोई सब्जी भी खराब नहीं हुई थी। वो दोनों लड़के भी न जाने कहाँ चले गए थे। इस वाक़े के बाद मजीद काम करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने वापसी की राह ली। घर पहुंची तो मुझे खाली हाथ देखकर अम्मा ने हैरत से पूछा, तुम तो कह रही थी कि सब्जियां तोड़कर ले आओगी और कल से दोबारा हम वो सब्जी बेचा करेंगे, पहले की तरह जैसे अब्बा सब्जी लेकर आया करते थे और गांव की औरतें हमारे घर से सब्जी खरीद लिया करती थीं। उन्होंने मुझे खाली हाथ देखा तो हैरत से पूछा, कल इंशाल्लाह मैं सब्जी ले आऊंगी, अभी इसको तैयार होने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। अम्मा के सामने बहाना बनाते हुए मैंने कहा। मैं मुंतजिर थी कि अम्मा मुझे अचानक आने वाली आंधी और तूफान के बारे में पूछेंगी, लेकिन उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ न पूछा और अपने बिस्तर पर लेट गईं। मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़ोर से आंधी और तूफान आने वाला है, इसलिए मैं अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके वापस आ गई हूँ। अपने बिस्तर पर लेटते ही मैंने अम्मा को मुखातिब करते हुए कहा, मैं अम्मा से हवा के तूफान के बारे में जानना चाहती थी। तुमसे किसने कह दिया कि आंधी और तूफान आ रहा है? मुझे तो ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। मेरी बात सुनकर अम्मा ने हैरत का इज़हार करते हुए कहा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और तमाम हालात व वाक़यात के बारे में सोचने लगी। सुबह होते ही एक नई खबर मुंतज़िर थी कि कैसर और उसका दोस्त शदीद जख्मी थे। उन्हें रात के अंधेरे में न जाने कौन शदीद मारपीट करने के बाद घर के दरवाजे के सामने फेंक गया था और वो दोनों बिल्कुल बेहोश थे। होश आने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। गांव के सब लोग हैरान थे कि दोनों के साथ ये हादसा कैसे पेश आया, क्योंकि हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारा ये गांव बहुत पुरअमन था। यहाँ पर कभी कोई ऐसा वाक़या रोनमा नहीं हुआ था। हर तरफ अमन ही अमन था। लोगों के लिए ये वाक़या बहुत ही हैरत अंगेज और खौफजदा कर देने वाला था, इसलिए हर शख्स इसके बारे में जानना चाहता था। अम्मा भी कैसर और उसके दोस्त की अयादत के लिए गईं। जब वापस आईं तो बहुत परेशान थीं। बेटी, वो तो नौजवान लड़के थे, अपनी हिफाजत ना कर सके। न जाने कौन लोग थे जो उन्हें मार पीट कर और शदीद जख्मी हालत में फेंक गए। मुझे तो बहुत खौफ महसूस हो रहा है। तुम रात के वक्त बिल्कुल अकेली होती हो, यहाँ तक कि हमारी खेती भी गांव से फासले पर है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई फिक्रमंदी और परेशानी से कहा, मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान और फिक्रमंद हैं, लेकिन आप खुद ही बताएं, अगर मैं भी हिम्मत हार जाऊँ तो फिर हमारा क्या बनेगा? सवालिया नजरों से अम्मा की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। एक बेबस और लंबा सांस लेते हुए अम्मा ने मेरी तरफ देखा और सर झुका लिया। आप क्यों फिक्र करती हैं? वो अल्लाह है ना जो मेरी हिफाजत करता है। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपको मेरी वजह से परेशानी होती है तो कल से मैं दिन के वक्त ही अपने खेतों में चली जाया करूंगी, लेकिन इस वक्त आप भी जानती हैं कि हर तरफ मर्द हजरात ही काम कर रही होती हैं। ऐसे में मुझे सब मर्दों के दरमियान में काम करना मुश्किल लगता है। अम्मा को समझाते हुए मैंने कहा,
मैं नहीं जानती कि उन नौजवानों के साथ क्या हुआ है, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि मैं घर से किसी गलत काम के लिए नहीं जाती, और जब आप अच्छा और नेक काम करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपके साथ देता है। मैंने अम्मा को तो समझा दिया था और वो कुछ मुतमईन भी हो गई थी, लेकिन मैं खुद बहुत हैरान और परेशान थी। वो नौजवान जो मुझे हरासा कर रहे थे, न जाने उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि गांव में हर शख्स उनकी वजह से हैरत ज़दा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अनदेखी ताकत मेरी मदद कर रही है। ये ख्याल आते ही मैं कुछ मुतमईन हो गई थी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये मेरा वहम हो। जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। रात के अंधेरे में घर से बाहर जाने लगी तो अम्मा का परेशान और बेबस चेहरा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैं इस वक्त हिम्मत ना हार सकती थी। खेत में पहुंचते ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया। आज मुझे बिल्कुल भी डर महसूस नहीं हो रहा था। मैं नहीं जानती थी कि आज मैं इतनी मुतमईन क्यों हूँ। तेजी से काम करते हुए अचानक ही मुझे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक लम्हे के लिए खौफ की वजह से मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था, लेकिन फिर मैंने अपने खौफ पर काबू पा लिया, क्योंकि कल जो वाक़या रोनमा हुआ था उसके बाद से मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ और मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुझे अपने कान के करीब ही किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं जल्दी से इधर उधर देखने लगी। तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तुम्हारी मौजूदगी का एहसास तो मुझे होता है, लेकिन अब मैं तुम्हें हकीकत में भी देखना चाहती हूँ। जिस जगह पर मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था, उस तरफ देखते हुए मैंने कहा। अचानक ही मेरे सामने एक नौजवान जाहिर हुआ, जिसे देखकर मैं हैरान होने के साथ साथ कुछ खौफजदा भी हो गई थी। तुम्हें मुझसे डरने या खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई। मेरे खौफजदा चेहरे की तरफ देखते हुए उस नौजवान ने जल्दी से कहा, तुम कौन हो? अपने खौफ पर काबू पाते हुए मैंने उस शख्स से जल्दी से पूछा। तुम्हें सब सच सच बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे हवाले से जो खौफ तुम्हारे जहन में मौजूद है उससे बाहर निकाल दो। एक बात की तसल्ली रखो कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, और ना ही मैं कोई ऐसा इरादा रखता हूँ। इंतहाई नर्म और प्यार भरे लहजे से और मुझे मुतमईन होने का कह रहा था। जब तक मुझे इस बात का इल्म नहीं हो जाता कि तुम कौन हो और मेरी हिफाजत क्यों करते हो, तब तक तो मैं बहुत बेचैन रहूंगी। अपने खौफ पर काबू पाते हुए मैंने इंतहाई संजीदा अंदाज से कहा, मेरा नाम रामियान है और मेरा ताल्लुक अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक जिन्नात से है। इंतहाई संजीदगी से अपना तारुफ करवाते हुए उस नौजवान ने कहा। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत नौजवान इंसान नहीं बल्कि कोई जिन्नात है। तुम मुझसे मजाक कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम इंसान नहीं हो? मेरा ख्याल है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो। उसकी बात पर यकीन ना करते हुए मैंने जवाब दिया था, क्या तुम्हें अब भी सबूत देना पड़ेगा, जबकि मैंने तुम्हारे सामने उन दो आवारा लड़कों का क्या हशर किया है, और आज दिन तक किसी को इस बात का इल्म नहीं हो सका कि उन दोनों लड़कों के साथ क्या हुआ था। मेरे बेयकीन लहजे पर हैरत भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए रामियान ने कहा। मुझे उसकी बात में सच्चाई दिखाई दे रही थी, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करने से क्या फायदा हासिल होगा, और तुम क्यों मेरी हिफाजत कर रही थी? उसकी तरफ देखते हुए मैंने पूछा। मैं और मेरा कबीला बरसों से यहाँ पर आबाद हैं, लेकिन हम इंसानों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। तुम्हें यहाँ पर रात के अंधेरे में खेत में काम करते हुए देखा तो मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने तुम्हारे साथ छोटी सी शरारत की तो तुम घबरा गई और काम छोड़कर अपने घर चली गई। तुम्हारे डरने और घबराने पर मुझे बहुत हंसी आई, लेकिन जब मुझे तुम्हारे घर के हालात का इल्म हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोच लिया था कि अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें डराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया था कि अब तुम्हारे साथ कोई शरारत नहीं करूंगा ताकि तुम तसल्ली से अपना काम कर सको। जब मैंने देखा कि वो दोनों लड़के तुम्हें तंग कर रहे हैं तो मैंने उन्हें सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। उन्हें खुद भी कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था। रामियान ने तफसील के साथ मुझे बताया। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मेरे अंदर से खौफ खत्म हो चुका था। मैंने जिन्नात के बारे में सुना था कि वो बहुत जालिम और खुदगर्ज होती है, इसलिए मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि तुम कोई इंसान नहीं बल्कि जिन हो। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी मदद की। उसकी तरफ देखकर हंसते हुए मैंने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है कि जिन्नात बहुत जालिम और खुदगर्ज होते हैं, लेकिन इंसान और जिन्नात की बहुत ज़्यादा आदत एक जैसी हैं, जिसमें बिल्कुल इंसानों ही की तरह दूसरे इंसानों को तकलीफ देकर राहत महसूस करना भी इंसानी आदत है। जिन्नात भी ना सिर्फ अपने हमजिन्स मखलूक को तकलीफ देकर
खुशी महसूस करते हैं, बल्कि वो इंसानों को भी तकलीफ पहुंचाकर खुश होते हैं। लेकिन ऐसा हर कबीले में नहीं होता। जिन्नात भी बहुत रहमदिल और इबादत गुजार होते हैं, बिल्कुल इंसानों ही की तरह। मेरी बात सुनकर संजीदा मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए रामयान ने जवाब दिया, क्या तुम हमेशा ऐसे ही मेरी हिफाजत कर सकते हो? उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने पुरउम्मीद लहजे से पूछा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई शख्स भी हमेशा किसी के साथ नहीं रह सकता। बिल्कुल ऐसे ही मुझे भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम हैं। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। साफ कोई से काम लेते हुए रामयान ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर मैं खामोश हो गई थी। तुम अपना काम जारी रखो और मेहनत से काम करती रहो। लोगों से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द ही तुम्हारे वालिद साहब सेहतयाब हो जाएंगे, फिर तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। मेरी खामोशी को महसूस करते हुए उसने मुझे तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकते? उसके खूबसूरत चेहरे और प्यार भरे अंदाज पर न जाने मैं क्या क्या सोचने लगी थी। इसलिए मुझे इस बात का एहसास भी ना रहा था कि वो एक नौजवान लड़का है और मैं उसके सामने मोहब्बत का इजहार कर रही हूँ। तुम्हें ये जानकर शायद अच्छा ना लगे कि मेरी बीवी भी है और बच्चे भी। मैं बहुत जल्द यहाँ से किसी दूसरे इलाके में जा रहा हूँ और न जाने मेरा कितना अरसा वहाँ लग जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बीमार है। मैं हर तरह से उसका इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन वो सेहतयाब नहीं हो रहा। अब उसके इलाज के लिए मुझे यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ रहा है और इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम मेरा बेटा है। संजीदा लहजे से रामयान ने मुझे अपने घरेलू हालात के बारे में बताया। ये जान के मुझे बहुत दुख हुआ था कि वो भी बहुत परेशान है। क्या तुम्हारे बेटे का इलाज अच्छी तरह से नहीं हो रहा? तुम भी हमारी तरह हालात के मारे हुए हो जो अपने बेटे का इलाज नहीं करवा रहे। दुखी लहजे से मैंने पूछा तो मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। मैं अपने बेटे का बहुत अच्छा इलाज करवा रहा हूँ। कोई ऐसा हकीम नहीं जिसको मैंने अपना बेटा ना दिखाया हो, लेकिन शिफा तो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। अगर मेरे बेटे के नसीब में शिफा हुई तो उसे जरूर मिलेगी। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, मैं दिल से दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे को सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए मैंने कहा, मेरे पास तुम्हारे वालिद साहब के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। अगर वो तुम उन्हें खिला दो तो मुझे उम्मीद है कि वो सेहतयाब हो जाएंगे। अगर वो सेहतयाब हो जाएं तो तुम मेरे बेटे के लिए जरूर दुआ करना। उम्मीद भरे लहजे से रामयान ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई दवा है तो तुम दे दो, मैं अपने बाबा को खिला दूंगी। हो सकता है कि अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता कर दे। बेबस लहजे से मैंने कहा, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला सब बेहतर कर देगा। अपनी जेब में हाथ डालकर एक काले रंग की बोतल निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए रामयान ने कहा। छोटी सी बोतल थी और ये देखकर मुझे हैरत हुई कि इस बोतल में दवा बहुत कम थी। ऐसा लग रहा था कि कोई इस्तेमाल कर रहा था तो थोड़ी सी बच गई हो। ये तो बहुत थोड़ी सी दवा है, क्या तुम मुझे ये भरकर नहीं दे सकते? उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए मैंने पूछा, जब से मैंने तुम्हें इस खेत में काम करते हुए देखा और फिर तुम्हारे अब्बा के बारे में इल्म हुआ, तब से मैं उन्हें ये दवा खिला रहा हूँ। जब ये सारी दवा वो इस्तेमाल कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे और पहले की तरह ही चाको चौबंद होकर सब काम करेंगे। मुस्कुरा के उसने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी, लेकिन वो मुझे अपना हमदर्द महसूस हो रहा था। अब मैं चलता हूँ। इस बात की फिक्र ना करना कि तुम अकेली हो और कोई नुकसान पहुंचा सकता है, रामयान ने कहा और मेरा जवाब सुने बगैर मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मैं तो ये सोच भी ना सकती थी कि कोई जिन मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि आज तक मैंने जिन्नात के बारे में जो सोचा था उससे बहुत मुख्तलिफ वाक़या मेरे साथ रोनमा हुआ था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जिन्नात इतने रहमदिल भी हो सकते हैं। मैंने अपने साथ लाए हुए कपड़े के बने थैले में सब्जियां डाली और अपने कंधे पर लाद कर घर की तरफ चल पड़ी। हस्बे मामूल अम्मा मेरे इंतजार में जाग रही थी। गांव की खवातीन अम्मा से सब्जी खरीदने के लिए हमारे घर आने लगी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी मेहनत रंग लाई थी, क्योंकि घर का सारा सामान खत्म हो चुका था। करीब था कि हमें फाके करने पड़ते, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई सबब बना दिया था। करीब था कि हमें फाके करने पड़ते, लेकिन अल्लाह ताला ने कोई सबब बना दिया था। रामयान के बताए हुए तरीके के मुताबिक मैं अब्बा को हर रोज दवा पिला देती। अक्सर रामयान रात के वक्त मुझसे मिलने के लिए खेतों में आ जाता था और फिर हम कुछ देर बैठकर बातें भी कर लेते। काश तुम इंसान होते। एक दिन बातों ही बातों में मैंने रामयान से अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया तो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। अगर मैं इंसान होता तो शायद तुम्हारी मदद ना करता,
बल्कि तुम्हें तंग करता और तुम्हारे लिए मेहनत करने के दरवाजे बंद कर देता, तो फिर भी क्या तुम मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करती? संजीदा निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए रामयान ने पूछा। मुझे वो दोनों नौजवान याद आ गए जिन्होंने मुझे हरासा करने की कोशिश की थी। तुम बहुत अच्छे हो, इसकी बात सुनकर मैं सिर्फ इतना ही कह सकी थी। क्या तुम्हारे अब्बा की सेहत पहले से बेहतर नहीं हुई? रामयान ने हैरत भरे लहजे से मुझसे पूछा। वो कुछ बेहतर है, लेकिन ज्यादा अच्छी सेहत नहीं है। तुम्हारा तो अपना बेटा बहुत बीमार है। अब पता नहीं जो दवा तुमने हमें दी है उसका कोई असर भी होता है या नहीं। अपने जहन में आने वाला सवाल मैंने उसके सामने रख दिया। मैंने तुमसे कहा ना कि शिफा अल्लाह की जानिब से होती है और वो जिसे चाहता है शिफा देता है और जिसे चाहता है नहीं देता। इसमें कोई बहस करने वाली बात तो नहीं। हो सकता है कि वो दवा जो मेरे बेटे के लिए मुफीद नहीं थी वो तुम्हारे वालिद साहब के लिए मुफीद हो, और जो तुम्हारे वालिद के लिए मुफीद नहीं वो मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी साबित हो जाए। ये सब बातें और ये राज अल्लाह ताला जानता है। हमें सिर्फ उससे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मेरी बात सुनकर उसने समझाते हुए कहा और फिर कुछ देर बाद ही मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। हर रोज खेत में मैं जाती, लेकिन उस रोज के बाद रामयान नहीं आया था। शायद वो अपने बेटे को लेकर जा चुका था। मैं अपनी हर नमाज में उसके बेटे की सेहतयाबी के लिए दुआ मांगती। अब्बा आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतर हो रही थी, यहाँ तक कि अब वो मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए भी जाने लगे थे। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि उनके इलाज में कोई कसर बाकी न रहे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें शिफा हासिल हुई तो वो बहुत खुश थे। हमेशा प्यार से मुझे अपने सीने से लगाते और बेटी की बजाय बेटा कहकर मुखातिब करते। मुझे फख्र होता था कि वो मुश्किल वक्त में मैंने उनका साथ दिया। वो दिन भी आ गया जब अब्बा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई और मुझ पर घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि अब उन्होंने खुद ही अपने खेत संभाल लिए थे, बिल्कुल पहले की तरह। गांव के सभी लोग हैरान थे कि हमारे खेतों में फसल बहुत अच्छी होती थी। अब्बा ने अहमद का इलाज भी शहर के बड़े अस्पताल से करवाना शुरू कर दिया था। मुझे उम्मीद थी कि वो बहुत जल्द किसी सहारे के बगैर चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।